मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स के 9वें पेपर पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का इतिहास का आज अध्ययन करेंगे। उसका प्रथम चैप्टर है प्लेटो। प्लेटो पश्चिमी राजनीतिक विचारक। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि जब तक दार्शनिक राजा न बन जाए या राजाओं और युवराजों में दर्शन की भावना और शक्ति न आ जाए और राजनीतिक महानता तथा बुद्धिमत्ता एक में न मिल जाए और वे साधारण मनुष्य जो कि इनमें से केवल किसी एक गुण को दूसरे की पूर्ण रूप से अवहेलना करते हुए प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, अलग हट जाने के लिए विवश न कर दिए जाएं, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते और न ही, जैसा कि मेरा विश्वास है, संपूर्ण मानव जाति को शांति प्राप्त हो सकती है। अर्थात प्लेटो दार्शनिक राजाओं का सिद्धांत देता है। प्लेटो को दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। प्लेटो पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है, क्योंकि उससे पहले पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध रूप में प्रतिपादन नहीं किया है। प्लेटो के संबंध में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसका राजनीतिक दर्शन मानवता के लिए अमर संदेश है। उसका यह कथन कि राज्य मानव का ही प्रतिरूप है और जिस प्रकार एक आदर्श मानव में सत, रज और तम गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में इन तीनों गुणों का सामंजस्य और सतोगुण की अन्य गुणों पर प्रधानता होनी चाहिए, यह एक शाश्वत सत्य है। इसी प्रकार प्लेटो का यह विश्वास कि शासन सत्ता केवल उन लोगों के हाथों में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त तथा इहलौकिक आकर्षणों से परे हों, अमर संदेश है, जो आज भी उतना ही सत्य जितना कि उस समय था। जीवन परिचय प्लेटो का। पश्चिमी जगत के इस अमर दार्शनिक प्लेटो का जन्म एथेंस के कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता अरिस्तोन एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डर्स के वंशज थे और उनकी माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने से थी। उसे उच्च कुल, वैभव, अद्वितीय सौंदर्य, शारीरिक स्वास्थ्य, प्रखर बुद्धि और सभी प्रकार का सौभाग्य प्राप्त था। उसका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था, किंतु उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो नाम दिया और कालांतर में यही नाम उसका प्रसिद्ध हो गया। प्लेटो को प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के विद्यालय में भेज दिया गया, जहां 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर प्लेटो ने ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा प्रतीत होता है कि कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण तत्कालीन स्थिति के आधार पर उसकी स्वाभाविक इच्छा एथेंस में राजनीतिक जीवन अपनाने की थी, किंतु उसके प्रिय गुरु और उसकी दृष्टि में विश्व के श्रेष्ठतम मानव सुकरात को जब 399 ईसा पूर्व में मृत्युदंड मिला, तो इस घटना का उसके जीवन पर ऐसा आघात लगा कि उसने अपनी सारी योजनाएं बदल दी और एक दार्शनिक जीवन को अपना लिया। फोस्टर के शब्दों में हम कह सकते हैं, प्लेटो के जीवन में मोड़ 399 ईस्वी पूर्व में आया, जबकि वह 28 साल का था। प्लेटो के समस्त चिंतन पर सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव है। इसलिए मैक्सी लिखते हैं कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो एथेंस में अधिक दिनों तक न रह सका और सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में वह अगले 12 वर्षों तक मिस्र, इटली और यूनान के नगरों का भ्रमण करता रहा। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों उसने गंगा के तट पर भारत की यात्रा भी की थी। इसी काल में वह सिसिली गया और सिसिली के सिराकूज राज्य में उसकी भेंट दियोन नामक एक अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्ति एवं वहाँ के राजा दियोनिसिस प्रथम से हुई। एक युग बीत जाने पर पितृभूमि के प्रेम ने प्लेटो को फिर सताया और वह एथेंस लौट आया। सुकरात की मृत्यु के ठीक 11 साल बाद विदेश यात्रा से लौटकर प्लेटो ने 388 ईसा पूर्व में एक
विद्यालय खोला। यही प्लेटो की प्रसिद्ध अकादमी या शिक्षण संस्था थी, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। उसने अपने जीवन के शेष लगभग 49 वर्ष एक दार्शनिक और अध्यापक के रूप में बिताए। इस अकादमी में राजनीति, कानून, दर्शन सभी विषयों की शिक्षा की व्यवस्था थी, किंतु गणित और ज्यामिति की शिक्षा को ज़्यादा प्रधानता दी जाती थी। इसलिए ही इस शिक्षणालय के प्रवेश द्वार पर यह लिखा था, लेट नो मैन इग्नोरेंट ऑफ जियोमेट्री एंटर हेयर। 367 ईसा पूर्व में दियोनोसियस प्रथम की मृत्यु और उसके पुत्र दियोनोसियस द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। इसी समय उसे दियोन से संदेश मिला कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का अवसर आ गया है। इसमें निश्चित रूप से बड़ी संभावनाएं निहित थी, इसलिए वह सिराक्यूज गया। प्लेटो वहाँ कुछ समय तक रहा, किंतु उसे विशेष सफलता नहीं मिली। इसी समय दियोनोसियस ने दियोन को सिराक्यूज से निकाल दिया। अतः दियोन के प्रश्न को लेकर दोनों के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया और प्लेटो 366 ईसा पूर्व में एथेंस लौट आया। इस प्रकार दार्शनिक राजा के सिद्धांत को क्रियात्मक रूप प्रदान करने में उसे सफलता नहीं मिली। 81 वर्ष की आयु में 347 ईसा पूर्व अपने पीछे अरस्तु आदि सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर वह मृत्यु की गोद में समा गया। प्लेटो का संवाद, डायलॉग ऑफ प्लेटो। प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में, संवाद शैली में या वार्तालाप की शैली में लिखे हुए होने कारण उन्हें संवाद कहा जाता है। प्लेटो ने इस प्रकार के 36 संवाद लिखे हैं। उनके राजनीतिक विचारों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्रधानतः रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज की ओर देखना चाहिए। यद्यपि अपोलॉजी, क्रेटो में भी व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों की कुछ चर्चा हुई है, उसका सबसे प्रमुख ग्रंथ या संवाद जिसने उसकी कीर्ति को अमर बना दिया, रिपब्लिक ही थी। प्लेटो एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार और साहित्यकार था। उसने गूढ़ गंभीर दार्शनिक विषयों को संवादों के माध्यम से ऐसे नाटकीय और सजीव रूप में उपस्थित किया कि उनमें उपन्यासों जैसी रोचकता आ गई। रिपब्लिक प्लेटो की सर्वोत्तम कृति है। इसमें उसकी नाटकीय शैली, कवित्व और कल्पना की उड़ान का पूर्ण रूप देखने को मिलता है। इसे गणराज्य और न्याय का दोहरा शीर्षक प्राप्त है और किंतु इस आधार पर इसे राजनीति विज्ञान या विधान शास्त्र का एक ग्रंथ नहीं समझा जाना चाहिए। यह इससे बहुत अधिक भिन्न है और इसमें समाजशास्त्रीय, आध्यात्मिक और शैक्षणिक सभी समस्याओं की विवेचना की गई है। यह तो एक प्रकार से संपूर्ण मानव जीवन का दर्शन है। वास्तविकता यह है कि प्लेटो के समय में आधुनिक काल की भांति विभिन्न शास्त्रों का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं था। समस्त मानव जीवन एक ही शास्त्र था और रिपब्लिक में समस्त मानवीय दर्शन के विवेचन का प्रयत्न किया गया है। इसलिए बारकर लिखते हैं कि यह मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा। रिपब्लिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति और उसके अधिवास की खोज करना है। रिपब्लिक में उसकी इस न्याय संबंधी धारणा को इतना प्रमुख स्थान प्राप्त है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित कंसर्निंग जस्टिस रखा गया है। इस संबंध में बारकर ने लिखा है, चाहे वह सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, न्याय प्लेटो के विचार का मूल आधार रहा है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जैसा कि इबनस्टीन ने कहा है, प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल हैं। वर्तमान समय में न्याय शब्द का प्रयोग कानून के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के लिए किया जाता है, किंतु प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं वरन नैतिक अर्थ में किया है। उसके द्वारा न्याय शब्द का प्रयोग धर्म, लौकिक धर्म के पर्यायवाची अर्थ में किया गया है। इसका अर्थ केवल यह है कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे जिसका पालन समाज की व्यवस्था और हित की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। न्याय की इस धारणा के संबंध में
अरस्तु ने कहा है, न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। प्लेटोन ने न्याय संबंधी अपनी धारणा का प्रतिपादन करने से पहले तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय संबंधी धारणाओं का विवेचन और खंडन किया है। उस समय में न्याय की 3 धारणाएं प्रचलित थी: परंपरागत सिद्धांत, दूसरा था क्रांतिकारी सिद्धांत और तीसरा था कार्य कारण सिद्धांत। इस प्रकार प्लेटो अपना सिद्धांत न्याय सिद्धांत देने से पहले इन तीनों सिद्धांतों की बारे में अध्ययन करता है, उनकी समीक्षा करता है और जो उनमें विरोध हैं उनको दूर करता है और जो सही बातें हैं उनको स्वीकार करते हुए अपना न्याय सिद्धांत देता है, जो कि वास्तव में एक कर्तव्य का ही पालन करना है। इसलिए ही प्लेटो के न्याय सिद्धांत का निष्कर्ष भी यही है कि जो आपके लिए निर्धारित किया गया है वही कार्य करें, अन्य कार्य में हस्तक्षेप ना करें, यही न्याय है।